चलिए नमस्कार सभी लोगों को। शुरुआत कर रहे हैं आज का क्लास 6 का पहला ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी क्लास बनाने का मेन जो उद्देश्य है वो है सक्षमता एग्ज़ाम जो होने वाला है परीक्षा, उसके लिए। बाकी जहाँ भी NCERT यूज होता है वहाँ तो यूजफुल रहेंगे ही रहेंगे। देख लेते हैं क्या क्या है। पाठ की शुरुआत हो रही है चंद्रमा से। ठीक, क्या कह रहा है कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक, पूरे चंद्रमा को 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। तो ये पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है वो कहलाती है पूर्णिमा। ठीक, और इसके ठीक 15 दिन के बाद नया चंद्रमा, यानी कि इस 15 दिन के बाद जो है इसको हम नहीं देख पाते हैं। तो यह जो है रात, जिस रात हम नहीं देख पाते हैं वो नया चंद्रमा की रात्रि कहलाती है या फिर अमावस्या कहलाती है। क्या क्या? पूर्णिमा, तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। इसके 15 दिन बाद जो है इसे हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो इस रात्रि को हम लोग क्या कहते हैं? अमावस्या की रात्रि कहते हैं या फिर नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं। क्लियर? आगे क्या है? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। सारी वो चीज़ें जो रात में आसमान में चमकती है, उसके साथ साथ सूर्य और चंद्रमा, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आगे क्या है कि कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं बहुत बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। ठीक, ये बने होते हैं गैसों से। किससे बने होते हैं? गैसों से। इनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक, इन्हें कहा क्या जाता है? अच्छा, ये जो ऊष्मा होता है बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं उत्सर्जित करते हैं। तो ये खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। ठीक, यहाँ से तारे क्या हैं? तो वैसे खगोलीय पिंड जो आकार में क्या हों? बहुत बड़े हों, गर्म हों, ठीक, और गैसों के बने होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। इनके पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, जिसको ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आ सकता है। सबसे पहले आगे, सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो क्या तारा भी प्रकाश देता है? देता है। ऊष्मा उत्सर्जित करता है। उसके बाद आकार में बड़े हैं, गर्म है। ठीक, तो अब सवाल यहाँ पे ये आएगा कि ये बना हुआ किस गैस से है? तो ये बना हुआ है हाइड्रोजन से और हीलियम से। क्वेश्चन अगर आएगा कि जो सूर्य है वो किस गैस से बने हुए हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से। आगे बढ़ें। आगे एक चीज़ और है कि रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। सूर्य के समान ही हैं, लेकिन चूंकि वो हमसे बहुत अधिक दूरी पे हैं, इसलिए चूंकि बहुत अधिक दूरी पे हैं इसलिए क्या छोटे दिखाई देते हैं और उनकी ऊष्मा या फिर प्रकाश हमें महसूस नहीं हो पाती है। ठीक, तो ऊष्मा या प्रकाश महसूस नहीं हो पाती है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। दूसरी चीज़, छोटे क्यों दिखाई देते हैं, इसका भी रीज़न क्या है? वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक, इसलिए क्या होते हैं? छोटे दिखाई पड़ते हैं। आगे, अब रात के समय में क्या होता है कि आसमान में देखते हैं तो क्या होता है कि तारों का विभिन्न समूह जो है विभिन्न प्रकार की आकृति बनाती है। ठीक, तारों का विभिन्न समूह विभिन्न प्रकार की आकृति बनाती है और ये आकृति क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नक्षत्र मंडल क्या है? तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ क्या है? नक्षत्र मंडल हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध प्रकार की आकृति क्या है? नक्षत्र मंडल है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? तो अर्सा मेजर या फिर बिग बियर, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, तो ये क्या है? इसके उदाहरण हैं। ठीक, बहुत आसानी से अगर हम किसी नक्षत्र मंडल को पहचान सकते हैं तो वो है क्या? सप्तऋषि। सप्तऋषि नाम से ही है 7 और ऋषि मतलब संत,
तो ये 7 तारों का क्या है, समूह है। कितने तारों का समूह है, 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है, 7 तारों का समूह है। और ये जो है अर्सा मेजर का ही एक क्या है, भाग है। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का ही एक क्या है, भाग है। यहाँ से क्वेश्चन कि नक्षत्र मंडल क्या कहलाते हैं, तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ क्या कहलाती है, नक्षत्र मंडल कहलाती है। ठीक, जैसे में अर्सा मेजर या फिर बिग बियर। अच्छा, सप्तऋषि कितने तारों का समूह है, तो 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है, तो अर्सा मेजर का भाग है। आगे है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा के निर्धारण के लिए किसकी सहायता लेते थे, तारों की सहायता लेते थे। ठीक, उत्तरी तारा जो है उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन समय में लोग रात में दिशा निर्धारण के लिए किसकी सहायता लेते थे, तो तारों की सहायता लेते थे। दूसरा क्वेश्चन, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है, तो उत्तर दिशा को दर्शाता है। आगे बढ़े, आगे है कि ध्रुव तारे की पहचान जो है, ध्रुव तारे की पहचान हम सप्तऋषि की सहायता से कर सकते हैं, सप्तऋषि की सहायता से कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, इस पिक्चर में हम लोग देख लेते हैं। ये रहा हमारा सप्तऋषि। ठीक, ये रहा हमारा सप्तऋषि। अब इसके किनारे के जो 2 तारे हैं इसको कहा जाता है संकेतक तारा। तो जब यहाँ से एक काल्पनिक रेखा अगर खींची जाए, एक काल्पनिक रेखा खींची जाए सीध में, तो यहाँ पे हमें ध्रुव तारा दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, तो इन दोनों तारों के बीच की दूरी की लगभग 5 गुनी होगी। ठीक, यानी संकेतक तारों के बीच की दूरी की लगभग 5 गुनी दूरी पे हमें क्या दिखाई देगा, ध्रुव तारा दिखाई देगा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ध्रुव तारे की पहचान हम किस नक्षत्र मंडल से कर सकते हैं, तो हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, ध्रुव तारे के बारे में एक चीज़ और है कि यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे स्थिर दिखाई पड़ता है। ठीक, एक ही स्थान पे क्या दिखाई पड़ता है, स्थिर दिखाई पड़ता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो ध्रुव तारा है ठीक पृथ्वी के ध्रुव के ऊपर है। ठीक पृथ्वी के ध्रुव यानी कि धुरी के ऊपर है, इसलिए हमें क्या दिखाई देता है, एक ही स्थान पे दिखाई देता है। आगे है कि कुछ खगोलीय पिंड जो है उनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। वे क्या करते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक, ग्रह क्या कहलाते हैं, मतलब कौन से ग्रह कहलाते हैं, तो वैसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है और तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक, ग्रह को अंग्रेजी में कहते हैं प्लैनेट। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लैनेट। और प्लैनेट जो है ग्रीक भाषा के शब्द, प्लैनेट ग्रीक भाषा के शब्द आया है प्लेनेटाई से, जिसका मतलब होता है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन, ग्रह कौन से ग्रह कहलाते हैं या फिर ग्रह क्या हैं, तो वैसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है और तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक, ग्रह शब्द आया कहाँ से, तो ग्रह अंग्रेजी के प्लेनेट शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है या हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी का प्लेनेट शब्द आया है ग्रीक शब्द प्लेनेटाई से। ठीक, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है कि पृथ्वी जिस पर हम क्या करते हैं, रहते हैं, वो भी एक क्या है, ग्रह है, क्योंकि इसके पास न तो अपना प्रकाश है न ही अपना ऊष्मा है। ये सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। ठीक, यह अपना संपूर्ण प्रकाश
किससे? संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, ठीक, जो कि पृथ्वी का क्या है? सबसे नज़दीक का तारा है। क्वेश्चन अब यहाँ से क्या बनेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सूर्य है। सॉरी, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा क्या है? सूर्य है। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह भी क्या होती है? चंद्रमा की तरह बिल्कुल चमकती हुई प्रतीत होती है। चंद्रमा की तरह बिल्कुल चमकती हुई प्रतीत होती है। और किस रंग की चमकती हुई प्रतीत होती है? तो नीले रंग की चमकती हुई प्रतीत होती है। और नीले रंग की चमकती हुई क्यों प्रतीत होती है? क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर 71% पे क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या है, एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन है, इसको देख लेते हैं। बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस यानी कि अरुण के चारों ओर क्या हैं? छल्ले हैं। ये छल्ले किससे बने हुए हैं? तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ से बने हुए हैं, छोटे छोटे पिंड से बने हुए हैं, ठीक। अब पृथ्वी से इनको कैसे देखा जा सकता है? तो शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि किन किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस यानी कि अरुण के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। अब यहाँ से आगे हमारा सौरमंडल है। ये हमारे सौरमंडल का क्या हुआ? पिक्चर है। और यहाँ पे जो डिटेल दिया गया है वो है इसके दूरी का, यानी कि सूर्य से सारे जो ग्रह हैं उससे कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है सो है। देख लेते हैं कौन कौन कितना दूरी पे है। सबसे पहला ग्रह कौन है? अगर दूरी के हिसाब से पूछे तो सबसे पहला ग्रह हमारा होता है बुध। सबसे पहला ग्रह बुध, ठीक। और उसके बाद पहला ग्रह बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, ठीक। पांचवा है हमारा बृहस्पति, छठा शनि, उसके बाद सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून यानी कि वरुण। तो एक नंबर पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, चार ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक। उसके बाद चार ग्रह और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक। ये 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। अब इन 8 ग्रहों के अलावे जो है मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे जो और भी हैं कुछ चट्टान टाइप के, यानी कि छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, ठीक। ये छोटे छोटे पिंड कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? आंसर क्या करेंगे सर? मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। अब दूरी देख लेते हैं। दूरी बुध, ये मिलियन में दिया हुआ है, 58 मिलियन। शुक्र 108 मिलियन, पृथ्वी 150 मिलियन, मंगल 228 मिलियन, बृहस्पति 778 मिलियन, शनि 1427 मिलियन, उसके बाद यूरेनस यानी अरुण 2869 मिलियन और उसके बाद है नेपच्यून 4496 मिलियन, ठीक। इसको हम लोग करोड़ में करके पढ़ लेते हैं ताकि बेहतर याद हो पाए, ठीक। बुध 5.8 करोड़ किलोमीटर, 5.8 करोड़ किलोमीटर, शुक्र 10.8 करोड़ किलोमीटर, उसके बाद पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर, उसके बाद मंगल 22.8 करोड़ किलोमीटर। याद एक बार फिर से 5.8, 10.8, 15 और 22.8, 5.8, 10.8, 15 और 22.8, ये हो गए हमारे किसके? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के क्रमशः क्या हो गए? दूरी हो गई
किससे? सूर्य से। उसके बाद क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। उसके बाद आते हैं बृहस्पति पे 77.8 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद 142.7 करोड़ किलोमीटर। यूरेनस यानी अरुण 286.9 किलोमीटर, 286.9 करोड़ किलोमीटर। और उसके बाद है नेपच्यून यानी कि वरुण 449.6 करोड़ किलोमीटर। ठीक, तो 77.8, 142.7, 286.9 और 449.6 करोड़ किलोमीटर क्रमशः बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण का क्या है? सूर्य से दूरी है। ये दूरी हो गया। अब आगे देखते हैं कुछ और चीज। अब यहाँ पे है, अगर आप लोगों को ठीक ठीक दिख रहा हो तो पहला ग्रह क्या है? बुध है। ठीक, बुध अब परिक्रमण काल और घूर्णन काल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो बुध का अगर परिक्रमण काल हम लोग देखें तो 88 दिन है। बुध का परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन है। और वहीं पे अपने अक्ष पे घूर्णन काल देखें तो 59 दिन है। घूर्णन काल कितने हैं? 59 दिन हैं। और परिक्रमण काल 88 दिन। 88, 59, 88, 59, 88, 59। उसके बाद आते हैं शुक्र पे। शुक्र का परिक्रमण काल है 255 दिन। 255 दिन। और अपने अक्ष पे घूर्णन समय है इसका 243 दिन। तो 255, 243, 255, 243, 255, 243 दिन शुक्र का। अब आते हैं पृथ्वी का। पृथ्वी का तो हम सबको पता ही है। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? 365 दिन। परिक्रमण काल 365 दिन। 365 दिन। घूर्णन काल 1 दिन। घूर्णन काल 1 दिन। उसके बाद बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जो क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। ठीक, पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। आगे मंगल है। मंगल का परिक्रमण काल 687 दिन और अपने अक्ष पे घूर्णन काल 1 दिन। परिक्रमण काल 687 दिन और घूर्णन 1 दिन। 687, 1, 687 और 1। मंगल ग्रह के अगर बात करें उपग्रहों की संख्या तो 2 हैं। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या 2 हैं, फोबोस और डीमोस। अब चूंकि ये 4 ग्रह क्या हैं? पृथ्वी के, ये 4 ग्रह पृथ्वी के क्या हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, चूंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक है। या सीधी सी बात हो कि क्षुद्र ग्रह के अंदर के ग्रह, क्षुद्र ग्रह से पहले के ग्रह जितने भी हैं वो क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और ये बने होते हैं चट्टानों के। तो इसमें 4 ग्रह कौन कौन आ जाएंगे? बुध, शुक्र और उसके बाद पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये क्या हैं? आंतरिक ग्रह हैं। और बने किससे हैं? चट्टानों से बने हुए हैं। बने किससे हुए हैं? चट्टानों से। आंतरिक ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह के पहले के 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और क्षुद्र ग्रह के बाद के 4 ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। और क्षुद्र ग्रह के बाहरी के यानी कि बाद के 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह कहलाते हैं। और ये बने होते हैं गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। अगर ये यहाँ पे छोटे छोटे लिखे हुए हैं, अगर ये आपको दिखाई न दे तो चिंता मत कीजिएगा, आप क्वालिटी बढ़ा करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ तक मंगल तक कंप्लीट हो चुका है। मंगल का कितना है उपग्रह? तो मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। आगे बढ़ते हैं। आगे है बृहस्पति। आगे क्या है? बृहस्पति। अब बृहस्पति का परिक्रमण काल 11 साल और 11 महीने। 11 साल और 11 महीने, लगभग 12 साल। बृहस्पति का परिक्रमण काल कितना? 11 साल 11 महीने। और अपने अक्ष पर घूर्णन काल 9 घंटे
56 दिन, 9 घंटे 56 दिन, 9 घंटे 56 दिन। ठीक, परिक्रमण काल 11 साल 11 महीने, 11 साल 11 महीने। और अपने अक्ष पे घूर्णन काल 9 घंटे 56 मिनट, 9 घंटे 56 मिनट। ठीक, और सबसे कम अगर पूछे कि घूर्णन काल किसका है, तो सबसे कम घूर्णन काल भी किसका है, बृहस्पति का है। सबसे कम घूर्णन काल किसका है, बृहस्पति का है। कितना है, 9 घंटे 56 मिनट। और अगर पूछे परिक्रमण काल तो 11 साल और 11 महीने। अब इसके चंद्रमा की संख्या यानी कि उपग्रहों की संख्या एनसीईआरटी में 53 दी हुई है, लेकिन अभी वास्तविकता में अभी जो और भी है खोज किया जा चुका है और अभी इसकी संख्या ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है शनि। आगे है शनि। तो शनि का परिक्रमण काल 29 साल 5 महीने है। 29 साल 5 महीने, 29 साल 5 महीने। और अपने अक्ष पे घूर्णन काल कितना है, 10 घंटे 40 मिनट, 10 घंटे 40 मिनट। 29 साल 5 महीने परिक्रमण काल और 10 घंटे 40 मिनट क्या है, इसका घूर्णन काल है, 10 घंटे 40 मिनट। अगर इसके चंद्रमा की भी यानी कि उपग्रहों की संख्या की बात करें तो एनसीईआरटी में 53 दिया हुआ है। एनसीईआरटी में कितना दिए हुए है, 53 दिए हुए है। और अभी फिलहाल में 100 प्लस शायद इसका पार कर चुका है। ठीक, एनसीईआरटी में लेकिन कितना दिए हुए है, 53 दिए हुए है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है यूरेनस यानी कि अरुण। तो अरुण का परिक्रमण काल कितना है, 84 साल। अरुण का परिक्रमण काल कितना है, 84 साल। और अपने अक्ष पे घूर्णन काल कितना है, तो 17 घंटे और 14 मिनट, 17 घंटे और 14 मिनट। इसके चंद्रमा की संख्या लगभग कितनी है, 27 है। एनसीईआरटी में 27 दी हुई है। चूँकि ये उपग्रहों की संख्या में फेरबदल होते रहता है, ये पिछला रिकॉर्ड है, लेकिन हमें फिलहाल इससे क्वेश्चन तो आने हैं नहीं, गारंटी है इसकी कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, गारंटी है इसकी। आगे क्या है, तो उतना ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है। ठीक, यूरेनस का यानी अरुण का परिक्रमण काल 84 साल, 84 साल। और उसके बाद अगर इसका घूर्णन काल बात करें तो 17 घंटे और 14 मिनट। इसके चंद्रमा की संख्या, उपग्रहों की संख्या लगभग 27। उसके बाद आते हैं नेपच्यून पे यानी कि वरुण पे। तो वरुण का परिक्रमण काल है 164 साल, 164 साल। और उसके बाद अगर इसकी बात करें अपने अक्ष पे घूर्णन, तो अपने अक्ष पे घूर्णन कितना है, 16 घंटे और 7 मिनट, 16 घंटे और 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या यानी उपग्रहों की संख्या लगभग कितनी है, 13 है। तो ये 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं और ये गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। और आंतरिक ग्रह कौन कौन हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। और आंतरिक ग्रह किससे बने हुए हैं, चट्टानों से बने हुए हैं। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि दूरी के अनुसार जो है ग्रहों का क्रम बताइए। दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो ये तो सिंपल है। ठीक, सबसे पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हो गए दूरी के अनुसार हमारे ग्रहों का क्रम हो गया। अब पूछेगा कि परिक्रमण काल के अनुसार जो है ग्रहों की स्थिति बतलाइए। परिक्रमण काल के अनुसार बढ़ते क्रम में या घटते क्रम, अगर बढ़ते क्रम में पूछता है तो सेम यही बतला देना है, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी परिक्रमण काल भी क्या हुआ है, बढ़ते जाएगा। परिक्रमण काल भी क्या है, बढ़ते जाएगा। उसके बाद अगर पूछे कि घूर्णन के अनुसार अगर पूछ दे कि घूर्णन काल के अनुसार अगर ग्रहों की स्थिति बतलाइए, तो सबसे पहले यानी कि बढ़ते क्रम में अगर पूछे तो सबसे पहले स्थान पे आ जाएगा बृहस्पति। सबसे पहले स्थान पे कौन आ जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आ जाएगा हमारा
शनि, बृहस्पति के बाद कौन आ जाएगा? शनि के बाद आ जाएगा हमारा वरुण, वरुण के बाद आ जाएगा हमारा अरुण, ठीक, और अरुण के बाद आ जाएगा हमारा कौन सा? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आ जाएगा हमारा मंगल, और मंगल के बाद आ जाएगा हमारा कौन सा? मंगल के एक 2 3 4 5 6 बच कौन रहे हैं? शुक्र और बुध बच रहे हैं, ठीक। तो उसके बाद मंगल के बाद शुक्र ले लें, और शुक्र के बाद सबसे हम ज़्यादा किसका ले लेंगे? बुध का, ठीक। तो बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध, ये रहा हमारा इसके अनुसार, इस डाटा के अनुसार हमारा रहा। किसके अनुसार? तो घूर्णन काल के अनुसार बढ़ते क्रम में हमारा ग्रहों का क्रम रहा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। में दिखने वाले, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी क्या है? एक उपग्रह है, जो कि हमारी पृथ्वी का एक क्या है? सहचर, यानी कि पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। आगे है पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से क्या करते हैं? प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास क्या है? अपना उपग्रह है, और कुछ के पास नहीं है। तो किसके किसके पास नहीं है वो हमें याद रखना है। बुध और शुक्र के पास अपना उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास अपना उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास अपना उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सौरमंडल। आगे क्या है? सौरमंडल। तो सौरमंडल है क्या? तो सूर्य, 8 उपग्रह, 8 ग्रह और उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सारे मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक। और इसका मुखिया कौन है? तो इसका मुखिया कौन है? सूर्य है। आगे सौरमंडल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है सो देख लेते हैं। सौरमंडल रोमन कहानियों में जो है सूर्य देवता को सोल कहा जाता था, सूर्य देवता को सोल कहा जाता था, और वहीं से सौर यानी कि सोलर, ठीक, सौर शब्द का क्या हुआ है? उत्पत्ति हुआ है। सौर शब्द का संबंध किससे है? सौर शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य से संबंधित, और इसलिए सूर्य के परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। आगे है कुछ शब्दों की उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, जियोलॉजी हो गया, ज्योमेट्री हो गया और जियोइड हो गया। आगे देख लेते हैं जियोग्राफी। ज्योग्राफी शब्द जो है ये 2 ग्रीक जो है ज्योग्राफी, ये 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। पहला है जी और दूसरा है ग्राफिया, यानी कि जियो और ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन। ग्राफिया का क्या मतलब होता है? वर्णन या फिर लिखना। तो इस तरीके से ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन किन 2 शब्दों से बना है? तो 2 ग्रीक शब्दों से बना है, जियो प्लस में ग्राफिया, जियो प्लस में ग्राफिया। आगे बढ़ते हैं। आगे और है कुछ शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं, जैसे कि जियो, इसका तो मतलब हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी होता है। अब लोजी आया है लोजिया से, जिसका मतलब होता है अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोलॉजी कहलाता है। जियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? पृथ्वी का अध्ययन कहलाता है। मैट्री मतलब होता है मापना, तो जियोमेट्री मतलब पृथ्वी का मापन। उसके बाद है जियोइड, मतलब ऑइड मतलब होता है के समान या फिर अनुरूप। तो जियो मतलब पृथ्वी के समान, तो पृथ्वी के समान जो आकृति होती है, पृथ्वी के समान जो आकार होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जियोइड कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? एक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है जो आ सकता है, वो क्या है कि पृथ्वी का आकार जो है वो कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? जियोइड।
जियोइड हमारे पृथ्वी का आकार है, न हमारा पृथ्वी का आकार गोल है न संतरे आकार का है, हमारे पृथ्वी का आकार एक खास तरीके का है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं भूआव, भूआव। ठीक, याद रखने वाली बात है। अब आगे है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, और दूरी के अनुसार उनका क्रम क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक, ये एक ट्रिक दिया गया है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी एम से हो गया हमारा मार्स, बी से वीनस, ई से अर्थ हो गया, एम से मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यू से यूरेनस हो गया और एन से नेपच्यून हो गया। ये दिया गया है एक ट्रिक। आगे बढ़ जाते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो हैं एक निश्चित रास्ते पे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये रास्ता कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। ये रास्ता कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, और ये जो दीर्घवृत्ताकार रास्ते हैं ये क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस रास्ते से करते हैं या फिर किस प्रकार के रास्ते से करते हैं, तो वहाँ पे दीर्घवृत्ताकार हम लोगों को आंसर देना है। क्या आंसर देंगे सर, दीर्घवृत्ताकार। आगे बढ़ते हैं। आगे है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, अच्छा हाँ, बुध है, बुध शुक्र के क्या है, सबसे नज़दीक है, बुध शुक्र के क्या है, सबसे नज़दीक है, और इसका जो परिक्रमण काल जो है 88 दिन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है या फिर पृथ्वी का बहन कहा जाता है। शुक्र के बारे में और कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं। शुक्र के बारे में हम और कुछ जानकारी ले लेते हैं। शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। उसके बाद भोर या फिर सांझ का तारा भी किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा, सांझ का तारा। इसके साथ साथ चमकीला ग्रह भी किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। चमकीला ग्रह भी क्या किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। अच्छा, चूंकि बुध क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि बुध को सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन बुध सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र है। और क्यों सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, CO2 पाया जाता है, जो कि एक ग्रीन हाउस जैसा इफेक्ट बनाता है, जो कि सूर्य की किरणों को फिर से परावर्तित होने से बचाता है। यानी कि सूर्य की किरणों को अपने जो क्षेत्र है, ठीक, वहाँ पे रोक के रखने का काम करता है, जिससे गर्मी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है। और क्यों है, क्योंकि इसके आवरण में क्या पाया जाता है, CO2 गैस पाया जाता है। आगे क्या है, भोर या सांझ का तारा किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा या बहन किसको कहा जाता है, जुड़वा ग्रह या फिर बहन किसको कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। आगे 2006 तक क्या था कि प्लेटो को माना जाता था ग्रह। 2006 तक प्लेटो को माना जाता था ग्रह, लेकिन 2006 में जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन का एक बैठक हुआ, जो निर्णय लिया कि प्लूटो को जो है बौने ग्रह कहे जाएंगे। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह में रख दिए जाएंगे। और कुछ बौने ग्रह कौन है, 2003 यूबी 313 और सीरस, ये क्या हैं, कुछ अन्य बौने ग्रह हैं। अच्छा, इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि कोई भी ग्रह तब कहा जाएगा जब वो क्या हो, सूर्य से प्रकाश, यानी कि जो अपना तारा है उससे प्रकाश, मतलब उसके पास अपना प्रकाश ना हो। तो प्लूटो के पास तो अपना प्रकाश नहीं ही था, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता था। ग्रह के कंडीशन, यानी कि ग्रह कहा जाएगा, इसके लिए एक और कंडीशन है, और सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि वह अपने एक निश्चित पाथ पे क्या करे,
गति करे। लेकिन प्लेटो इस चीज़ का अनुपालन नहीं करता था, इस चीज़ का पालन नहीं करता था। वह कभी कभी क्या नेपच्यून यानी कि वरुण के कक्षा में भी चला जाता था, जिसके कारण इसको क्या कर दिया गया, ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। कब? 2006 में, अगस्त 2006 में किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई। उसमें सभी लोगों का निर्णय हुआ कि इसको ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह में क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। आगे कुछ है इधर बॉक्स वाला इंफॉर्मेशन क्या है कि खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के बारे में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। प्राचीन भारत में आर्यभट्ट जो है प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुए हैं। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह जो है सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश की किरणों के कारण ही क्या होते हैं? चमकते हैं। ठीक, क्या है कि यानी कि सभी ग्रह और चंद्रमा जो हैं किससे चमकते हैं? सूर्य प्रकाश से ही चमकते हैं। और खगोलीय पिंड और उनकी गति के बारे में अध्ययन करने वाला कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? खगोल शास्त्री कहलाता है। आर्यभट्ट कौन थे? प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आगे बढ़ जाएं। आगे है पृथ्वी। क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है? तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है? तीसरा ग्रह है। ठीक, तथा आकार में यह कौन है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में कौन है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में क्या है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इससे बड़े ग्रह कौन कौन हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इससे बड़े ग्रह हैं। ठीक, आगे पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास क्या है? थोड़ी सी चपटी है। ध्रुवों के पास थोड़ी सी क्या है? चपटी है। और यही कारण है कि इसके आकृति को भूआभ या फिर जियोड कहा जाता है। भूआभ का अर्थ ही होता है या फिर जियोड का अर्थ ही होता है पृथ्वी के समान आकार वाला। पृथ्वी के समान आकार वाला। अब जीवन के लिए क्या है? यहाँ पे पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के लिए क्या है? अनुकूल परिस्थिति है। ठीक, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंड है। ठीक, यहाँ पे पानी पाया जाता है और वायु पाया जाता है, जो कि हमारे जीवन के लिए क्या है? आवश्यक हैं। ठीक, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन क्या हैं? मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का क्या है? अद्भुत ग्रह है। तो अद्भुत ग्रह ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी पे क्या क्या पाया जाता है या फिर इनमें से क्या नहीं पाया जाता है। तो उसमें ये आ जाएगा, जैसे कि क्या नहीं पाया जाता है? तो पानी पाया जाता है, ऑप्शन ए में रहेगा पानी, ऑप्शन बी में रहेगा वायु यानी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में मान लिया जाए कि दे दे कि गर्मी पाया जाता है, बहुत अधिक गर्मी पाया जाता है। ठीक, और ऑक्सीजन डी में इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है क्या नहीं पाया जाता है? तो बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ नहीं पाया जाती, यानी कि न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंड है। इस तरीके से क्वेश्चन रह सकता है। आगे क्या है कि पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से देखने पर कैसी नजर आती है? नीले रंग की नजर आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। अच्छा, नीला ग्रह अगर कहा जाता है तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो लाल ग्रह किसको कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। आगे है चंद्रमा। ठीक, अब हमारे जो पृथ्वी के पास जो है एक ही उपग्रह है, जो कौन है? चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है? 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 है। क्वेश्चन अगर पूछे सर कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है, तो 1/4 गुना है। ठीक, अब इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? फिर जब पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, फिर इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो ये क्या है कि अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा क्या है? हमारे नज़दीक है, इसलिए क्या है? ज़्यादा मतलब बड़ा दिखाई पड़ता है। खगोलीय पिंडों के अन्य जो खगोलीय पिंड है उसकी अपेक्षा नज़दीक है, इसलिए क्या होता है? बड़ा दिखाई देता है। अच्छा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? तो
3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे यहाँ पे दिया है एक बॉक्स वाला इंफॉर्मेशन, देख लेते हैं कि प्रकाश की गति लगभग कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। इसके बावजूद भी जो है सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। एग्जैक्ट टाइम जो है 8 मिनट 20 सेकेंड बताया जाता है। एग्जैक्ट समय कितना बताया जाता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। आगे बढ़ जाएं। और है कुछ बॉक्स वाले पॉइंट क्या हैं? नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर गए थे। यानी चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कब पहुंचे थे? तो 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ पहुंचे थे? चंद्रमा पे, और पहले व्यक्ति थे चंद्रमा पे जाने वाले। कुछ और है बॉक्स वाला पॉइंट, देख लेते हैं। क्या है? उपग्रह वह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह। ठीक है। अब मानव निर्मित उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, यानी कि कृत्रिम क्या है? पिंड है। क्या है? कृत्रिम पिंड है, मानव निर्मित उपग्रह हैं। अब ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। तो ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए और पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा जो है अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में क्या कर दिया जाता है? स्थापित कर दिया जाता है। अब कुछ नाम दिए गए हैं कुछ कृत्रिम उपग्रह के। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, IRS और एडुसेट, ये कुछ उपग्रह के नाम हैं। कुछ और हैं जैसे कल्पना हो गया, आर्यभट्ट हो गया, ये सारे क्या हैं? और उपग्रह हैं। इधर एक पिक्चर है जो दिखा रहा है कि कैसे जो है ये कृत्रिम उपग्रह जाकर के अंतरिक्ष में हैं। तो यहाँ से रॉकेट के द्वारा प्रक्षेप किया जाता है, भेजा जाता है। रॉकेट से क्या होता है? रॉकेट का पृथ्वी पर, यानी रॉकेट पृथ्वी पे रिटर्न आ जाता है और जो उपग्रह है वो पृथ्वी के कक्षा में फिर चक्कर लगाते रहते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा कर लेता है? 27 दिन में पूरा कर लेता है। और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। ठीक, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी कि चंद्रमा का घूर्णन काल, पृथ्वी के आजू बाजू घूर्णन काल और परिक्रमण काल लगभग क्या है? समान है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन अगर आता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है, तो इसका रीजन क्या है कि चंद्रमा का परिक्रमण काल और घूर्णन काल लगभग क्या है? समान है। इसलिए चंद्रमा के एक ही भाग को हम लोग देख पाते हैं। आगे है चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को आसानी से देखा जा सकता है। अब चंद्रमा पर छाया क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इसकी सतह पे
पर्वत हैं, गड्ढे हैं, मैदान हैं, ठीक, जो क्या होते हैं छाया के रूप में हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। आगे है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह हम लोग देख चुके हैं, वो ग्रह वाले जो चार्ट था उसमें जो फोटो था उसमें हम लोग देख चुके हैं। अब थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। क्या है? तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब ये पिंड किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। ठीक, किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है? क्षुद्र ग्रह का ही एक भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट करके क्या हो जाते हैं? अलग हो गए होते हैं। आगे है उल्का पिंड। ठीक, अब उल्का पिंड क्या है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर, छोटे छोटे टुकड़ों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड क्या होते हैं? पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ठीक, इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण क्या होते हैं? ये गर्म होकर के जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है जो हमें टूटता हुआ तारा के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड है उल्का और दूसरा है उल्का पिंड। तो जो हमें टूटता हुआ तारा नजर आता है, यानी कि अगर क्या हुआ कि अंतरिक्ष से कोई पत्थर गिर रहा है, ठीक, तो वायुमंडल में ही घर्षण के कारण, वायु के घर्षण के कारण ही पूरा का पूरा अगर जल गया तो उसको कहते हैं उल्का। उसको क्या कहते हैं? उल्का। ठीक, लेकिन जो कुछ ऐसे पत्थर हुए, बड़े पत्थर, जो कि पूरी तरीके से नहीं जल पाए और पृथ्वी से आकर के टकरा जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, आगे है कभी कभी कोई उल्का जो है पूरी तरह बिना जले पृथ्वी पर गिर जाती है और धरातल पे क्या बना देती है? गड्ढे बना देती है। ये सारी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लिया जाए। आगे क्या है? आगे है खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा होगा आपने। ठीक है, तारों वाले। ठीक, यानी कि तारों का एकदम लगेगा कि एकदम पूरा का पूरा क्या है? समूह है। तो यह पट्टी क्या कहलाती है? लाखों तारों का जो समूह होता है, यह पट्टी क्या कहलाती है? आकाशगंगा कहलाती है। यानी कि आकाशगंगा क्या है? तो तारों का क्या है? एक समूह है। तारों का क्या है? समूह है, एक पूरी की पूरी पट्टी है। अच्छा, तो हमारा जो सौरमंडल है वो किस आकाशगंगा का भाग है? तो हमारा जो सौरमंडल है वो मिल्की वे आकाशगंगा का पार्ट है। ठीक, मिल्की वे आकाशगंगा का भाग है। अगर इसको हिंदी में अगर दे दे तो दुग्ध मेखला भी देगा। दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। आगे क्या है? प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ गया? आकाश गंगा पड़ गया। ठीक, आकाश गंगा होता क्या है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली होती है। आकाश गंगा क्या होता है? करोड़ों तारों, बादलों और गैसों का क्या होता है? एक सिस्टम होता है, एक प्रणाली होती है। अब क्या है? इस प्रकार लाखों तो क्या इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि लाखों जो तारे मिलकर के क्या बनाते हैं? आकाशगंगा, और फिर लाखों आकाशगंगा मिलकर के ब्रह्मांड बनाते हैं। तो ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ? जैसे ग्रह, ठीक, जैसे तारे हुए। ठीक, तारों का अपना एक परिवार होगा, उसमें ग्रह उपग्रह जो भी होना होगा रहेगा। ठीक, क्षुद्र ग्रह जो भी है वो रहेगा। तारे मिलकर के क्या बनाए? आकाशगंगा। तारे मिलकर के क्या बनाए? आकाश गंगा। और आकाश गंगा मिलकर के क्या बना? ब्रह्मांड बना। ठीक, तो तारे मिलकर के आकाश गंगा और आकाश गंगा मिलकर के ब्रह्मांड बनाते हैं। ठीक,
आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना क्या है, अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी कि एक आकाशगंगा में लगभग करोड़ों अरबों क्या होंगे, करोड़ों अरबों तारे होंगे और फिर करोड़ों आकाशगंगा मिलकर के फिर क्या बनाते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं, करोड़ों अरब। तो कितना बड़ा हो सकता है ब्रह्मांड, इसका कल्पना क्या करना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक, बाकी चीज़ें हैं जो कि उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है कि हमारा जो सौरमंडल है, हमारा सौरमंडल वो क्या है, मिल्की वे आकाशगंगा का क्या है, एक भाग है जो ब्रह्मांड का क्या है, एक हिस्सा है। बाकी ये हो गया, ये हमारा पृथ्वी है, ये सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। तो इस तरीके से ब्रह्मांड है। यानी कि जो सौरमंडल क्या हुआ कि तारे और उसका अपना परिवार, और तारे मिलकर के क्या बनाए, आकाशगंगा, और आकाशगंगा मिलकर के ब्रह्मांड बनाते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, ये रहा हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। अब कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले देख लें कि कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं कुछ नहीं छूटा है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे और आप इनका आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहला है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो तारे के पास अपना प्रकाश होता है लेकिन ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तारे के पास अपनी ऊष्मा होती है, ग्रह के पास अपना ऊष्मा नहीं होता है। ठीक, और भी अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आगे क्या है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह और उसके बाद कुछ अन्य, यानी कि क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, बौने ग्रह हो गए, ये सारे मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सूर्य का परिवार सौरमंडल कहलाता है। आगे, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो क्या लिख देंगे, सबसे पहला नंबर पे बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आगे, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। सिंपल सा है, क्योंकि एकलौता ग्रह है जहाँ पे क्या है, जीवन संभव है। अब हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि इसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल लगभग क्या है, समान है। अब क्या है, ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड क्या है, तारों का क्या है, समूह है, तारों, बादलों, ठीक, और बहुत सारे कणों का क्या है, समूह है। आकाशगंगा मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉरी लाखों आकाशगंगाओं का क्या है, समूह है ब्रह्मांड। आगे है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, सबसे पहला है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन सी शुक्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी शुक्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन है। तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, तो बुध, शुक्र और पृथ्वी। तो तीसरे नंबर पे कौन है, पृथ्वी है। आगे बढ़ जाएं। आगे क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन ए है वृत्तीय पथ, ऑप्शन बी आयताकार पथ और ऑप्शन सी है दीर्घ वृत्ताकार पथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ वृत्ताकार पथ। आगे बढ़ जाएं। आगे क्या है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी उत्तर, ऑप्शन नंबर सी पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिशा। आगे बढ़ जाएं। ऑप्शन 5वां नंबर क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यानी कि सिंपल सा है कि कौन दो ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शनि और बृहस्पति, ऑप्शन बी है मंगल और बृहस्पति और उसके बाद ऑप्शन सी है पृथ्वी और मंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। और भी कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे है डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं।
तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? तो आकाशगंगा कहते हैं। डैश पृथ्वी का सबसे करीब है। तारे के बारे में अगर पूछ रहा है तो सूर्य क्या है, डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। तो कौन खगोलीय पिंड जो है पृथ्वी के सबसे करीब है? तो चंद्रमा क्या है, सबसे करीब है। और इसका हो जाएगा आकाशगंगा, ठीक। और इसका हो जाएगा तारों का एक समूह जो विशेष प्रतिरूप का निर्माण कर विभिन्न प्रतिरूप का निर्माण करते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, ठीक। आगे है 5वां नंबर कि डैश सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह है। तो इसका आंसर सिंपल पृथ्वी हो जाएगा। ग्रहों के पास अपना प्रकाश तथा उष्मा नहीं होता है। यहाँ तक हो गई बात खत्म। तो इस चैप्टर के जो भी थे, जो मेन पॉइंट थे, वो सारे हम लोगों ने चर्चा कर ली। सारे क्वेश्चन जो बनेंगे वो सारी हो चुकी हैं, कुछ क्वेश्चन भी देख चुके हैं। अब इस क्लास के बाद जस्ट या कुछ समय बाद या कल तक क्या होगा कि इस पार्ट से लगभग 20 ऑब्जेक्टिव जो हम लोग लाएंगे, ठीक। 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। तो उस क्लास को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। वहाँ की क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।